Good morning 8th English medium students. So welcome again to online classes of APN school, and today our social science class we start our lesson 1 of social science, the advent and the expansion of the British power in India. The advent and the expansion of the British power in India हमारा lesson 1 है social science का, ये हम start कर रहे हैं students. As I told you that our social science book is divided into 5 parts. In our first part there is unit 1, and in unit 1 there are 3 lessons related to our history subject, and from these lessons our first lesson is the advent and the expansion of the British power in India. Okay, so as you all know that India is a vast country and India has a vast resources in itself. ओके, इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा देश है, और उसके पास अपने बहुत सारे संसाधन हैं जो कि उसको रिच बनाते हैं, उसको समृद्ध बनाते हैं. गॉट इट? सो इन प्रीवियस टाइम और इन एंशियंट टाइम इंडिया इज नोन एज अ गोल्डन बर्ड. पास्ट टाइम में, एंशियंट टाइम में, आदि काल युग में जो पुराना इतिहास है हमारा, उसमें जो इंडियन कंट्री है उसको सोने की चिड़िया, गोल्डन बर्ड कहा जाता था. ओके, एंड these vast resources are the sources to attract many other invaders, many other countries to establish their power in India. ये जो हमारा इंडिया के वास्ट रिसोर्सेज है, ये बहुत सारे अदर कंट्रीज़ को हमेशा से अट्रैक्ट करते आए हैं, अदर पावर्स को हमेशा से अट्रैक्ट करते आए हैं कि वो भारत आएँ और वो भारत पर शासन करें, भारत पर जीत हासिल करें और उस पर राज्य अपना शासन स्थापित करके उसके अंडर अब इंडिया को अपने अंडर में कर सकें. ये बहुत सारे कहना चाहिए ट्रेडर्स, इन्वेडर्स और बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये ट्राई किया है. सम ऑफ देम आर मंगोल्स, सखास, हुनास. ये जो इंट्रेडर्स थे उस टाइम पे, हमारे हिस्टोरिकल टाइम पे, तो they came to India, even they came to India to try to establish their power in India. But after some time they defeated, and some of them were already returned to their places, and some of them were intermingling to India in their social culture life. That means कि कुछ तो जो थे उसमें से वो तो रिटर्न हो गए, इंडिया वापस अपने प्लेसेस पे वापस चले गए, और कुछ जो बचे हुए थे उन्होंने इंडिया के ही कल्चर को, इंडिया की सोशल लाइफ को अडेप्ट किया अपने अंदर और उसी की सोशल कल्चर लाइफ में मिक्सअप हो गए. गॉट इट? सेम एज जो मुगल पावर्स था, जो मुगल शासन था उस टाइम पे, मुगल डायनेस्टी, दे इस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन नॉर्थ ऑफ इंडिया. उन्होंने बहुत छोटे रूप में नॉर्थ ऑफ इंडिया में अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया था. एंड ड्यूरिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ देयर एम्पायर देयर वर मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग बिटवीन द मुगल्स एंड मराठास, बिटवीन मुगल्स एंड राजपूतास, एंड बिटवीन मुगल्स एंड सिखास. मुगल डायनेस्टी या मुगल साम्राज्य के स्थापित होने के टाइम पे बहुत सारे संघर्ष हुए मुगल और राजपूतों के बीच में, मुगल और मराठाओं के बीच में, और मुगल और सिखों के बीच में. ओके, एंड आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल पावर, द यूरोपियन पावर केम टू इंडिया और came to India for establishment their supremacy in India. मुगल साम्राज्य के स्थापना के बाद भारत में यूरोपियन कंट्रीज़ ने ट्राई किया, आने की कोशिश की, भारत आने की, और वो भारत आए और उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित करने का प्रयास किया. प्रोमिनेंट अमंग देम, उनमें से जो मेन थे वो थे द पोर्तुगीज़, द डचेस, द ब्रिटिशर्स एंड द फ्रेंच. ओके, मेनली जो 4 यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो इंडिया आई और उन्होंने ट्राई किया एस्टेब्लिशमेंट करने का अपने पावर को इन इंडिया में. एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? बिकॉज इंडिया इज़ अ रिच कंट्री. इंडिया वॉज अ रिच कंट्री. दैट्स वाई दे वॉन्ट टू केम टू इंडिया एंड एस्टेब्लिश देयर पावर इन इंडिया. ओके, सो क्या हुआ कि पोर्तुगीज़, डचेस, ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच, दे ऑल केम टू इंडिया टू ट्राई टू एस्टेब्लिश their power in India, and many conflicts or the struggles happened between them. इन सभी के बीच में बहुत सारे संघर्ष हुए, बहुत सारे conflicts हुए, and at last ultimately the Britishers achieved the success and they
just established their supremacy in इंडिया। और आखिरी में क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे वो सारे यूरोपियन कंट्रीज से आगे निकले, विजयी हुए और उन्होंने इंडिया पर शासन स्थापित किया। सुप्रीमेसी जो थी वो ब्रिटिशर्स को मिली, बट इंडियन नॉट कन्वीनियंट फॉर देम। इंडियन पीपल्स के लिए ये बिल्कुल आसान नहीं था कि वो अपनी आज़ादी किसी और के हाथों में सौंप सकें। सो there were many conflicts between the Indian freedom fighters and the Britishers also, and at last what happened, the freedom fighters of India tried to achieve the freedom for their people, and finally they get the success, and India got freedom in 1947। ओके बहुत सारा संघर्ष हुआ, ब्रिटिशर्स से बहुत सारी लड़ाई हुई स्वतंत्रता के लिए, और एट लास्ट क्या हुआ कि 1947 में भारत आज़ाद हो गया। सो स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन वी जस्ट रीड अबाउट the advent and expansion of the British power in India. As I told you that many European powers came to India to try to establish their power in India, okay, try to establish their power in India, try to establish the control over the India, but they were not successful. But in British government or the Britishers success or get success to establish their power in India, and at last finally India got their freedom in 1947. So we start the European power came to India, and what policies and which type of conditions they create for Indian peoples. So first of all, in European countries the Portuguese came to India to establish their power in India. So Portuguese, the Vasco da Gama is the emperor of Portuguese. He came to India. First he came to India, Vasco da Gama, and he tried to do business with Indian peoples, with Indian Indian peoples or Indian kings are also, Indian emperors are also welcome to European countries for trading and all. Behind this there were many reasons, okay, and after it Vasco da Gama came to India, and he just did the business with the Indian kings and Indian peoples, and at last what happened that the Portuguese traders established trading centers as Calicut and Goa, Daman, Diu and Hooghly. They established their trading areas Calicut, Daman, Diu and हुगली। जो पोर्तुगीज़ थे वो उन्होंने अपना ट्रेडिंग एरिया, ट्रेडिंग जो सेंटर था वो किसे बनाया, कालीकट, दमन, दीव और गोवा को बनाया और इस्टेब्लिश किया उन्होंने अपने साम्राज्य को यहाँ पर। और इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बाद जो सबसे ज़्यादा बिजनेस किया वो स्पाइसेस और ब्लैक पेपर का था, ठीक है। इन्होंने इंडियन पीपल्स के साथ स्पाइसेस और ब्लैक पेपर का बिजनेस किया, और बिजनेस करने के साथ साथ जो वॉइसरॉय थे पोर्तुगीज़ के इन 1505 उन्होंने पोर्तुगीज़ की फोर्सेस को कंट्रोल में किया। उन्होंने पोर्तुगीज़ की फोर्सेस की हेल्प से गोवा को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वास्को डी गामा केम टू इंडिया इन 1500 एंड आफ्टर he came to India, he established the Portuguese established their supremacy on the trade फील्ड, ओके। उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी कहाँ पर स्थापित की, उन्होंने अपना जो स्वामित्व था वो बिजनेस में, जो व्यापार में उन्होंने अपना स्वामित्व स्थापित किया, और इस तरह से उन्होंने इंडिया में आकर अपने आप को इस्टेब्लिश किया। आफ्टर पोर्तुगीज, व्हेन द पोर्तुगीज इस्टेब्लिश देयर पावर, द डच पीपल और द डच कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया टू इस्टेब्लिश its power in India, and there were conflict between the Portuguese and the Dutch company, and in this conflict the Portuguese defeated, and the Dutch East India Company established their power in India, okay. After some time the Britishers came to India and they conflict with Dutch East India Company, and in this conflict Dutch defeated by the Britishers, and at last Britishers achieved the success to establish their power in India. क्या हुआ, डच पीपल आए, उन्होंने पोर्तुगीज़ को हराया और उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया।
डच पीपल ने कुछ समय तक वहाँ पर अपना साम्राज्य चलाया। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स और डचेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई और इस तरह से डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत छोड़कर जाना पड़ा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट इन भारत हो गया। Okay, so this is the brief description of how British East India Company came to India and established their power in India. Okay students, and further we will discuss in our next video.